प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर में लेक्चर 1 और लेक्चर 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं और हम प्रोसीड कर रहे हैं टुवर्ड्स लेक्चर 3। तो लेक्चर 3 स्टार्ट करने से पहले मैं बहुत एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि आपने चैनल सब्सक्राइब तो कर लिया है, पर बेल आइकन दबाना अगर आप भूल गए तो आपके पास आने वाले जो वीडियोस हैं जो डिफरेंट टॉपिक्स के या इस प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर के मैं अपलोड करूंगा उसके नोटिफिकेशंस आपको राइट टाइम पे नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, तो आप डेफिनेटली बेल आइकन दबा लीजिए सब्सक्राइब करने के बाद। ठीक है, तो लेक्चर 1 लेक्चर 2 काफी सिंपल थे और बहुत सिंपल फॉर्मेट सिंपल लैंग्वेज मैंने यूज की है, डेफिनेटली आपको समझ में आया होगा। हाँ, एक सजेशन मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। वो सजेशन ये है कि प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर पढ़ने के पहले आपको कूलम्ब्स लॉ के बेसिक को समझना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये कुछ टर्म्स हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ, ये जब आपको आ रहे होंगे, इनके बेसिक्स जब आपको पता होंगे तो ही आप प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर को समझ पाएंगे बहुत अच्छे से। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर के L1 L2 लेक्चर्स देखने से पहले भी मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप इन बेसिक चीजों को, इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड बेसिक चीजों को डेफिनेटली एक बार देखने के बाद स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए लेक्चर 3 स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 3 में आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? लेक्चर 3 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, एज्यूम कर लो ये कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर को मैंने कोई एक चार्ज दे दिया, मान लो प्लस क्यू चार्ज दे दिया, और यहां पर एक मैंने रख दिया एक स्मॉल क्यू चार्ज, से इट इज आल्सो पॉजिटिव। तो इस स्मॉल क्यू चार्ज की वजह से सरफेस पर इलेक्ट्रॉन्स एक्युमुलेट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्लस क्यू चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर रहा है और कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर बड़ी आसानी से मूव करके इस रीजन तक पहुंच जाएंगे। ठीक, मैं जानना चाहता हूं कि भाई इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन या इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एग्जैक्टली क्या होगी। तो चूंकि मुझे नहीं पता है क्या होगी, ये नेगेटिव चार्ज है, तो मैंने एज्यूम कर लिया कि मान लो डायरेक्शन ये वाली है इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये मैंने एज्यूम कर ली, मुझे नहीं पता डायरेक्शन कौन सी, रैंडम एज्यूम कर ली। ये सोच करके कि मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम समझ जाएंगे नहीं ये डायरेक्शन गलत है, और कोई प्रॉब्लम आखिर तक अगर नहीं दिखाई देती मतलब द सिलेक्टेड डायरेक्शन इज करेक्ट। ओके, तो ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की मैंने सेलेक्ट की। आप समझ सकते हैं इस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स की डायरेक्शन एफ ये आएगी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज इट इज अ नेगेटिव चार्ज। अब ये फोर्स है, ये नेट फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैंने ई मानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है। मैंने क्या सोचा, मैंने यहां पर इस कंडक्टर पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया इस पॉइंट से पास होता हुआ, और मैंने दो कंपोनेंट किए इस फोर्स के। एक कंपोनेंट है ये एफ टेंजेंशियल और दूसरा कंपोनेंट है ये एफ नॉर्मल। दो कंपोनेंट कर दिए। ठीक है, अब ध्यान से देखो, नॉर्मल फोर्स इस इलेक्ट्रॉन को कंडक्टिंग सरफेस से बाहर तो निकाल नहीं पाएगा। अच्छा, क्यों नहीं निकाल पाएगा? लेक्चर 1 अगर आपको ध्यान हो, मैंने बताया था कि कंडक्टर पे जो भी चार्ज होता है उन चार्जेस की वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन को कंडक्टर से बाहर खींच के निकाल सके एयर में। अच्छा, कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है बाहर खींच के निकालने के लिए? लेक्चर 1 में बताया था, अगर आप मिस कर गए तो देख लीजिए। अगर Fn बड़ा हो जाए 1.6 into 10⁻⁻19 मल्टीप्लाइड बाई 3 into 10⁻6 न्यूटन, अगर इस वैल्यू से न्यूटन, अगर इस वैल्यू से बड़ा हो जाए फोर्स Fn, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर भी आ जाएगा। आता है कुछ कंडीशंस में, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे। और मैं कह रहा हूं कि मान लो एक बार कि यहाँ पे जो फोर्सेस डेवलप हो रहे हैं वो फोर्सेस इतने ज्यादा नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ सके, तो ठीक है Fn इसको बाहर नहीं निकाल पा रहा है, लेकिन ये जो Ft है वो इस पे टेंजेंशियल फोर्स लगा के इस इलेक्ट्रॉन को टेंजेंट की डायरेक्शन में स्लाइड तो करा ही सकता है। क्यों ऐसा कह रहा हूं स्लाइड करा सकता है? क्योंकि ये कंडक्टर है, और कंडक्टर के अंदर हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में देखा कि इलेक्ट्रॉन को कंडक्टर की सरफेस पे या कंडक्टर के अंदर स्लाइड कराने के लिए नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो टेंजेंशियल फोर्स इस इलेक्ट्रॉन को इस कंडक्टर की सरफेस पर मूव करा देगा। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर गया, इसका मतलब दिस इज नॉट द कंडीशन इन विच वी कैन से दैट द सिस्टम इज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये सिस्टम इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन में नहीं है, क्योंकि जब सिस्टम इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आता है तो चार्जेस बिकम्स स्टेशनरी, सारे चार्जेस अपनी अपनी जगह पे रुक जाते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं अब कि इफ चार्जेस आर स्टेशनरी, इट मींस
if electrostatic equilibrium condition is achieved, in that situation there should not be any tangential force. तो मैं कह रहा हूं मान लो भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की तो बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में ही बताओ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या बताएंगे हम ये बताएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो ही नहीं सकता, मतलब ये फोर्स इधर हो ही नहीं सकता। तो क्या डायरेक्शन आप सजेस्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की जिससे कि टेंजेंशियल कंपोनेंट गायब हो जाए? Fn तो रह सकता है क्योंकि बड़ा नहीं है जो बाहर निकाल ले, लेकिन Ft तो रह ही नहीं सकता। Ft होगा तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, और मूव करेगा तो काहे की इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो जब इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी तो ये Ft गायब हो जाएगा, केवल Fn ही बचेगा, और केवल Fn बचेगा तो ये फोर्स Fn के बराबर होगा, तो ये बचेगा। और ऐसा कब हो सकता है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पे डायरेक्शन कौन सी हो जाए, ये वाली डायरेक्शन हो जाए, ये तो जो हमने एज्यूम की थी डायरेक्शन वो गलत है, डायरेक्शन ये है। कंक्लूड करता हूं इस छोटी सी डायरेक्शन की बात को, और वो ये है कि कंडक्टिंग सरफेस के ठीक बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सरफेस के ठीक नॉर्मल होती है। ये अलग बात है कि अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल होगी, और नेगेटिव चार्ज हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड नॉर्मल होगी। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब किसी ने कहा भाई आपने डायरेक्शन तो सोच लिया, मैग्नीट्यूड के बारे में क्या कहना है? तो मैग्नीट्यूड भी निकालने की बात कर रही है। अब मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैं देखो दोबारा से बात शुरू कर रहा हूं, ध्यान से देखो। मैं कह रहा हूं एक काम करते हैं, यहां पर एक छोटा सा, भाई समझ लेना इस बात को, छोटा सा बोल रहा हूं, बना बड़ा सा रहा हूं। छोटा बनाने पे आपको दिखेगा नहीं, पर मान लो ये सिलेंडर है बहुत छोटा, बहुत छोटा सिलेंडर है, और थोड़ा सा इसका एक सरफेस, इसकी ये वाला सरफेस जो है वो कंडक्टिव मटेरियल के अंदर है, और ये वाली जो सरफेस है वो कंडक्टिव मटेरियल के थोड़ा सा बाहर, जस्ट आउटसाइड है। तो अगर ऐसा है तो क्लोज सरफेस है, विदाउट सरफेस है, क्लोज सरफेस है। मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, और वैल्यू ई मान लेता हूं, और ये इतना छोटा है, ये वाला जो एरिया है और ये वाला जो एरिया है, इस एरिया को मैं कह रहा हूं डेल्टा एस, और इस एरिया को भी कह रहा हूं डेल्टा एस, और डेल्टा एस इज टेकन वेरी स्मॉल। तो अगर डेल्टा एस बहुत छोटा है तो मैं इस क्लोज सिलेंडर के लिए मैं लगाना चाहता हूं गॉस लॉ। ठीक है, इक्वल टू चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, ये वाला जो सरफेस एरिया है, ये यहां पर नेगेटिव चार्ज है ऐसे, और ये जो सरफेस एरिया है ये भी डेल्टा ऐसी है, छोटा सा है सिलेंडर। तो अब बताओ इंटीग्रल ई डॉट ds की वैल्यू इस सरफेस एरिया के लिए क्या आएगी? इस सरफेस के लिए आएगा E इंटू डेल्टा एस इंटू कॉस 180, क्योंकि एरिया वेक्टर डेल्टा एस वेक्टर किधर होगा? डेल्टा एस तो इधर होगा, यहाँ पे डेल्टा एस किधर होगा? डेल्टा एस इधर होगा, पर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? जीरो। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर से हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या आएगी? जीरो। तो ई डॉट डेल्टा एस क्या आएगा? जीरो। अच्छा, कर्व्ड सरफेस पे अगर मैं देखूं, यहाँ पे देखूं कर्व्ड सरफेस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो यही आएगी। अभी तो हमने पढ़ा सरफेस के नॉर्मल होगा, और एरिया वेक्टर कैसा आएगा? एरिया वेक्टर ऐसा आएगा, तो ई डॉट डेल्टा एस क्या हो जाएगा? जीरो। तो मैंने पूरे क्लोज सिलेंडर के लिए निकाला, पर आया सिर्फ इतना ही, इट मस्ट बी इक्वल टू चार्ज इनक्लोज, तो माइनस सिग्मा इनटू डेल्टा एस, यही तो चार्ज इनक्लोज है। ये जो ब्लैक वाला बनाया मैंने, ये इसमें कितना चार्ज है? अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी इस लोकेलिटी में माइनस सिग्मा है और एरिया इसका डेल्टा एस है, तो चार्ज इनक्लोज क्या आ जाएगा? सिग्मा इंटू डेल्टा एस माइनस एन अपॉन एप्सिलॉन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ये मैग्नीट्यूड आया, और डायरेक्शन की बात हम पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज on conductors in different situations definitely। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कंडक्टर पे, कंडक्टर में कैसा होगा, ये बात हमें समझनी है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कैसे हम पता लगाएंगे क्या? मैं आपको पहले से ही एक ऐसा मॉडल दे रहा हूं जिसको देख के आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे करना है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ओनली 3 पॉइंट्स आर रिस्पॉन्सिबल, केवल 3 पॉइंट्स आपको लगाने। कभी भी आपसे
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की बात पूछी जाए कंडक्टर्स पे, तो यही 3 लगाने हैं, के बाहर बात जाएगी नहीं, इसके बाहर नहीं जाएगी। मान के चल रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, ये सारी बातें आपको पता है, ये जिम्मेदारी आपकी है। तो अगर ये जिम्मेदारी आप ले रहे हैं तो मैं जिम्मेदारी ये ले रहा हूँ, ये 3 पॉइंट्स जो मैं लिखने जा रहा हूँ, इसके बाहर भी कोई बात हो नहीं सकती है जब भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज करना है, और ये तीनों ही लगाने पड़ते हैं इन ऑल केसेस, अप्रॉक्सीमेटली ऑल केसेस। पहला है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इन आइसोलेटेड सिस्टम, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है गॉस लॉ। गॉस लॉ आपको आता है, बहुत अच्छे से आता है। और तीसरा है प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। इस प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर में मैं केवल उन चीजों को यूज करूंगा जो मैंने अभी तक आपको पढ़ा है, ठीक। इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर के बारे में थोड़ी और चीजें हमको पढ़नी है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग पढ़नी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर भी थोड़ा सा पढ़ना है ना। तो कुछ और चीजें मैं ऐड ऑन करूंगा और उसके बाद फिर क्वेश्चंस के दूसरे लेवल पे हम लोग जाएंगे, लेकिन पहले मैं बेसिक लेवल को कवर कर दूं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन कंडक्टर की बात करनी है, तो आपको कोई भी सवाल आ जाए आपके सामने, आपको यही 3 बातें लगानी है और यही तीनों लगानी है। तो अपना डायरेक्शन कभी डिरेल मत करना कि आप कुछ और सोचने लग जाओ कि क्या पता वैसे हो जाए, ऐसे हो जाए। ऐसा नहीं होगा, इन्हीं तीनों से होगा। पहला पॉइंट, और ऑर्डर इनका फिक्स नहीं है, आप कोई भी पहले कोई बाद में कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, पहला पॉइंट। दूसरा गॉस लॉ, और तीसरा पॉइंट कौन सा है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। अब प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर का मतलब इसमें तो बहुत सारे पॉइंट, जैसे पहला इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग मटेरियल मस्ट बी जीरो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन। दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ऑल द पॉइंट्स इनसाइड द कंडक्टिंग मटेरियल मस्ट बी सेम, है ना। ऐसे जो जो पॉइंट्स हमने लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 में देखे हैं, just outside the conductor electric field must be normal to the conducting surface and it has a value sigma upon epsilon. If charge is positive on the surface, direction of electric field will be normally outward, and if charge is negative, it is normally inward. तो ये जो पॉइंट्स हमने पढ़े हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर में, इन्हीं पॉइंट्स को यूज करने की बात कर रहा हूँ थर्ड पॉइंट, ठीक है। ये तीनों पॉइंट्स अगर हम सोच पा रहे हैं तो यही तीनों पॉइंट्स हमको लगाने हैं। इसके अलावा चौथे पॉइंट की रिक्वायरमेंट हमें नहीं पढ़ने वाली, पक्की बात है। तो मैं इसको स्टार्ट करना चाहता हूं बिल्कुल ही बेसिक से, बिल्कुल बेसिक एक एग्जांपल ले रहा हूं और वहां से आपको क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा कि भाई मैं क्या बात कर रहा हूं। देखो यहां पर मैं अगर आपसे कहूं कि ये एक कंडक्टर है, क्या है ये, कंडक्टिंग प्लेट है। कैसी है, कंडक्टिंग प्लेट, लार्ज शीट मान लो, कंडक्टिंग प्लेट, ठीक है। और थिकनेस इसकी बहुत कम है, ये अंदर जो है ना पूरा ये कंडक्टिंग मटेरियल ही है, पूरा कंडक्टिंग मटेरियल। इसको मैंने कैपिटल क्यू चार्ज दिया और दोनों साइड का एरिया ए और ए, ठीक। अब मुझसे कोई कह रहा है बताओ चार्ज कितना होगा और किधर होगा, इससे आसान तो क्वेश्चन हो नहीं सकता, फिर भी मैं ये बताना चाहता हूं इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है। बेसिक से ही स्टार्ट करूंगा मैं, चाहे जितनी मुश्किल बात हमें डिस्कस करनी हो, शुरू तो वहीं से होगी। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई मुझे नहीं पता यहाँ कितना चार्ज होगा और यहाँ कितना चार्ज होगा। अच्छा ये प्लेट कैसी, एक बार देख लो जरा ध्यान से, मैं क्या कहना चाह रहा था। मैं कहना चाह रहा था कि ये प्लेट है, मतलब ये ऐसा है कुछ स्ट्रक्चर, ऐसा। इसको साइड से देख रहे हैं तो ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखिए जरा ध्यान से, मैं कह रहा हूं मान लो यहाँ पे चार्ज है Q और यहाँ पे चार्ज हो जाएगा Q माइनस Q। क्या लगा दिया मैंने ये पॉइंट इसमें लगा दिया है, ये पॉइंट लगा दिया है भाई। यहाँ पे मैंने एज्यूम किया कि स्मॉल q चार्ज है और यहाँ पे चार्ज कितना लिखा है, Q माइनस Q। क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे पता है कि ये आइसोलेटेड है प्लेट और इस पे टोटल चार्ज कैपिटल Q हो सकता है। तो अगर इस तरफ स्मॉल q चार्ज है तो जो बचा हुआ चार्ज है वो इस तरफ होगा, या फिर ऐसा कह लो इन दोनों को जोड़ करके टोटल कैपिटल Q के बराबर होना चाहिए, बिकॉज कैपिटल Q चार्ज इज ओनली गिवन टू द प्लेट। बात समझ में आई क्या? अब देखो जरा ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आते हैं, ये बताओ इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या लगता है कितना होना चाहिए? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर होनी चाहिए 0 इफ चार्जेस आर स्टेशनरी नाउ देन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूं मैं, तो उस समय नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या होगी, 0 होगी। तो अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी,
यहां पर तो मैंने ये कौन सा पॉइंट लगा दिया भाई, मैंने ये पॉइंट लगा दिया प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, लास्ट पॉइंट बच गया और यहां भी लास्ट बचा है। तो आपको आपको पहले से पता होना चाहिए कि अब आपको क्या लगाना है और क्या लगाने से रिजल्ट आने वाला है। तो ये बच गया लगाना, ये लगा दो, खत्म काम। ये कैसे लगाऊंगा, देखो जरा ध्यान से इस बात को ऐसे समझो। मैं कह रहा हूं एक प्लेट यहां पर है, एक प्लेट, ये नहीं, दो प्लेट नहीं है, प्लेट तो एक ही है, उसकी दो सरफेस बनाई मैंने। यहाँ पे चार्ज Q है और यहाँ पे चार्ज Q माइनस Q। इसको छोड़ो, पहले Q की बात करो। अगर यहाँ पे Q चार्ज हुआ तो इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी, कितनी आएगी, इस सरफेस का चार्ज है, ये आएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये रिजल्ट कहां से आया, ये रिजल्ट आया किससे, गॉस लॉ से। इससे आया गॉस लॉ से। अब कोई कहे नहीं हम तो कूलम्ब्स लॉ से भी ये रिजल्ट निकाल लेते हैं, ठीक बात है, गॉस लॉ की जगह कूलम्ब्स लॉ लगा तो कोई बात नहीं, गॉस लॉ इज डिराइव्ड फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ ओनली, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं लेकिन गॉस लॉ से ये रिजल्ट बड़े आराम से आता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ड्यू टू सिंगल लेयर। तो ये कंडक्टर की इधर वाली सरफेस पे जो चार्ज था उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी। अच्छा, इधर वाली सरफेस पे जो चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगी और इसकी वैल्यू क्या आएगी, Q माइनस Q अपॉन A दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आनी चाहिए, जीरो। तो यहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कैसे आएगी, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन ये दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर लेंगे। इसका मतलब है स्मॉल q इक्वल टू कैपिटल Q माइनस Q, इसका मतलब है स्मॉल q इक्वल टू Q/2। तो पता लग गया हमको कि जितना चार्ज इस साइड होगा उतना ही चार्ज इस साइड होगा। बहुत सिंपल बात है, ऐसी कोई भारी चीज नहीं है, लेकिन बात तो है किया हमने बेसिक तरीके से, सिमेट्री से गैस करके रिजल्ट नहीं लिखा है। बात समझ में आई, क्लियर है, ठीक है ना। तो बेटा अब डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिक चीज मैंने समझाई आपको। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन में मैं आगे जो अब नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा उसमें हम कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस ऑन द कंडक्टर की बात करेंगे कि कैसी कैसी बातें पूछी जा सकती हैं, किस तरह से हम लोग के सामने क्वेश्चंस आईआईटी मेंस में और किस तरह के क्वेश्चंस आईआईटी एडवांस में हमारे पास आ सकते हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बात करूंगा नेक्स्ट लेक्चर 4 में, ठीक है। फिर 5, 6, 7, 8 बहुत सारे लेक्चर्स बचे हैं अभी प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर के, और डिटेल में हमें जाना है। पर मैं आपसे एक प्रॉमिस चाहता हूं कि जहां तक का मैंने पढ़ा दिया है वहां तक का आपको तैयार करके आना है नेक्स्ट लेक्चर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।